तो देखो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री, और इस एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ने वाले हैं किसी भी सॉल्ट में कौन सा कैटायन प्रेजेंट है उसको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। कैसे आइडेंटिफाई करना है, उस सॉल्ट को NaOH के साथ रिएक्ट करना है, मतलब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक अल्काली है उसके साथ रिएक्ट करना है। और जब आप उस सॉल्ट को इस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करोगे तो प्रेसिपिटेट बनेगा, और उस प्रेसिपिटेट का कलर से हम लोग बता सकते हैं कि उस सॉल्ट में कौन सा कैटायन है। समझ में आया कि नहीं? जैसे कि देख लो यहाँ पे एक सॉल्ट है कैल्शियम नाइट्रेट, लेकिन मान लो कि आपको बोल दिया ना कि मतलब ये जो सॉल्ट है ना इसमें कैटायन क्या प्रेजेंट है, कैटायन प्रेजेंट है कैल्शियम 2+। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया कि एक सॉल्ट है उसको जब NaOH से रिएक्ट किया गया तो उसका जो प्रेसिपिटेट आया वो पार्टिकुलर एक कलर का आया, तो आप उस कलर के बेसिस पे बता सकते हो कि वो कैटायन कौन सा है। दैट मीन्स आपको यहाँ पे याद क्या रखना है, आपको याद रखना है प्रेसिपिटेट का कलर, और वो कलर किस कैटायन के लिए है, क्योंकि हर अलग अलग कैटायन के लिए प्रेसिपिटेट का कलर क्या होगा, अलग अलग होगा। ये चीज़ आपको समझ में आ रही है? तो जैसे कि कैल्शियम, किसी भी सॉल्ट में अगर कैल्शियम प्रेजेंट है, कैल्शियम आयन जो कि एक कैटायन है, तो उसके कारण प्रेसिपिटेट का कलर क्या होगा वो मैं अभी आपको रिएक्शन करके बता रहा हूँ। प्लस आपको ये भी पूछ सकता है कि वो प्रेसिपिटेट का नाम क्या है। तो जैसे कि यहाँ पे जो सॉल्ट है उसका नाम क्या है, कैल्शियम नाइट्रेट, और इसको हम लोग किससे रिएक्ट करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो रिएक्शन क्या होगा, बहुत सिंपल, इसको आपको ब्रेक डाउन करना है Ca2+ और Na3 और ये हो जाएगा Na+ और ये हो जाएगा OH-। ये कैल्शियम 2+ जो है ये इसके साथ जुड़ के क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और यही हमारा प्रेसिपिटेट है। और Na और NO3 मिलकर क्या बन जाएगा, NaNO3, जो कि पानी में क्या हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हम लोग अल्काली लिए हैं इसमें पहले से पानी है, तो ये जो सॉल्ट बनेगा ये पानी में डिजोल्व हो जाएगा, और ये पानी में डिजोल्व नहीं होगा, ये प्रेसिपिटेट बन जाएगा। अब प्रेसिपिटेट क्या होगा, नीचे जाके बैठ जाएगा, और इस प्रेसिपिटेट के कारण जो वो सॉल्यूशन है, मतलब ये जो सॉल्यूशन है प्रोडक्ट, कलर चेंज होगा, उसका कलर कैसा हो जाएगा, उसका कलर हो जाएगा वाइट। तो अगर आपका वाइट प्रेसिपिटेट आता है तो वो किसके कारण आ रहा है, कौन सा आयन के कारण, कैल्शियम आयन के कारण। तो अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा मैं बता रहा हूँ। एग्जाम में क्वेश्चन देगा आइडेंटिफाई द कैटायन, मतलब आपको कैटायन को आइडेंटिफाई करना है। जब एक सॉल्ट को NaOH के साथ रिएक्ट किया गया तो वो सॉल्ट जब NaOH से रिएक्ट किया तो एक ऐसा प्रेसिपिटेट बना जिस प्रेसिपिटेट का कलर क्या था, वाइट। तो वाइट से आपको पता होना चाहिए कि वो किसके लिए है, कैल्शियम आयन के लिए। समझ में आ रहा है कि? बाकी देखो जरूरी नहीं कि कैल्शियम के साथ हमेशा नाइट्रेट ही रहेगा, कैल्शियम के साथ सल्फेट भी हो सकता है, कैल्शियम के साथ क्लोराइड भी हो सकता है। तो आप ये नहीं मान सकते कि यही सॉल्ट कैल्शियम का होगा हमेशा। तो अब क्वेश्चन अरेंज होता है एग्जाम में, आपको एक ऐसा क्वेश्चन भी दे सकता है कि आइडेंटिफाई द सॉल्ट। तो अब प्रॉब्लम ये है कि आप प्रेसिपिटेट का कलर से किसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, सिर्फ कैटायन को आइडेंटिफाई कर सकते हो, लेकिन एक सॉल्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको कैटायन को भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और एनायन को भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो एनायन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इसके बारे में मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल केमिस्ट्री जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको क्या चीज़ का आइडेंटिफिकेशन बता रहा हूँ, कैटायन। मतलब अगर आप कैटायन और एनायन दोनों को आइडेंटिफाई कर लिए तो ऑटोमेटिक आप सॉल्ट को आइडेंटिफाई कर लोगे। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये एनायन के लिए भी कुछ बनता है, कुछ प्रेसिपिटेट बनता है, लेकिन मैं इसके बारे में अभी नहीं बताऊंगा। मतलब इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ किसके ऊपर फोकस करने वाले हैं, कैटायन के ऊपर। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एग्जाम में कैल्शियम का हमेशा नाइट्रेट सॉल्ट ही देगा। ये रिएक्शन भी बस समझाने के लिए है कि अगर आपका वाइट प्रेसिपिटेट आया मतलब वो कैल्शियम कंटेन किया है, मतलब वो सॉल्ट क्या कंटेन किया है, कैल्शियम। ये सारा चीज़ समझ में आ रहा है। और जो प्रेसिपिटेट बनेगा वो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये भी पूछ सकता है क्या प्रेसिपिटेट बना। तो प्रेसिपिटेट बहुत ही सिंपल सा बात है, प्रेसिपिटेट हमेशा हाइड्रोक्साइड ही बनेगा। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो भी कैटायन रहेगा उसका हमेशा हाइड्रोक्साइड ही बनेगा। जैसे मैं आपको और एक एग्जांपल लेके दिखा रहा हूँ, Mg2+। तो Mg2+ को समझने के लिए यहाँ पे हम लोग सॉल्ट जो ले रहे हैं उसका नाम है मैग्नीशियम क्लोराइड।
लेकिन जरूरी नहीं कि एग्जाम में मैग्नीशियम क्लोराइड ही होगा, मैग्नीशियम नाइट्रेट भी हो सकता है, मैग्नीशियम सल्फेट भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग किसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैटायन। तो मान लो ये एक सॉल्ट है और इसको अगर आप NaOH से रिएक्ट करते हो, ये बन जाएगा Mg2+, Cl-, ये बन जाएगा Na+ और OH-, ये Mg2+ OH- जो कि क्या हो जाएगा MgOH2, और यहाँ पे ये बन जाएगा NaCl। NaCl क्योंकि एक सॉल्ट है तो वो डिसॉल्व हो जाएगा, और MgOH2 जो है क्या है, प्रेसिपिटेट है। प्रेसिपिटेट में क्या दोगे, बगल में एक एरो दे दोगे नीचे की तरफ, और ये प्रेसिपिटेट का कलर कैसा होता है, इसका कलर होता है डल वाइट। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन दे दिया एक सॉल्ट को जब NaOH के साथ रिएक्ट किया गया तो उसका जो प्रेसिपिटेट बना उसका कलर डल वाइट था, तो वो कौन सा कैटायन के कारण था, Mg2+। उसी तरह से मतलब आपको कैटायन और उसका प्रेसिपिटेट का कलर ये याद रखना है, ये आपको याद रखना है। बाकी सॉल्ट को आइडेंटिफिकेशन जब भी देगा तो आपको उसका एनाइन वाला कंडीशन भी देगा, लेकिन यहाँ पे तो मैं एनाइन के बारे में कुछ बता नहीं रहा हूँ, वो जब प्रैक्टिकल केमिस्ट्री बताएंगे तब, मतलब वो बताने के बाद आप पूरी सॉल्ट को भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। लेकिन अभी जो मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ उसमें सिर्फ आप कैटायन को आइडेंटिफाई कर सकते हो, क्योंकि मैं फिर से बार बार बोल रहा हूँ कि जरूरी नहीं कि ये मैग्नीशियम के साथ हमेशा क्लोराइड ही होगा, सल्फेट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट है आपका Fe2+। Fe2+ का समझने के लिए यहाँ पे जो सॉल्ट यूज़ किया गया उसका नाम है आयरन सल्फेट, और आयरन सल्फेट को जब NaOH से रिएक्ट करेंगे तो मैं अब डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ये हो जाएगा आयरन FeOH। तो देखो एक चीज़ याद रखना, इसको फेरस बोलते हैं, और अगर Fe3+ होता है तो उसको फेरिक बोलते हैं। ये फेरस हाइड्रोक्साइड है और Fe3+ रहता तो क्या होता है, फेरिक हाइड्रोक्साइड। और यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट में क्या बनेगा, Na और ये मिलके बन जाएगा सोडियम सल्फेट, ये भी हमारा प्रेसिपिटेट है, और इस प्रेसिपिटेट का कलर होता है डर्टी ग्रीन। तो अगर डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट है तो वो कौन सा कैटायन के कारण है, Fe2+। उसी तरह से अगर हम लोग का Fe3+ कैटायन रहता, मतलब आपको किसके ऊपर फोकस करना समझ में आ रहा है ना, ये कैटायन और प्रेसिपिटेट का कलर। अब बाकी प्रेसिपिटेट तो हमेशा हाइड्रोक्साइड ही रहेगा। Fe3+ के लिए यहाँ पे सॉल्ट यूज़ किया गया FeCl3। इसको अगर आप NaOH से रिएक्ट करोगे तो ये बन जाएगा FeOH3। देखो ये फेरस था, ये फेरिक है, FeRrOUS है ये, और ये है FeRrIC। तो ये याद रखना, ये फेरस है, फेरस, एंड दिस इज, ये क्या है, ये है फेरिक। और यहाँ पे सॉल्ट क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड, और ये फिर से प्रेसिपिटेट बना, और ये प्रेसिपिटेट का जो कलर होता है ये होता है रेडिश ब्राउन। तो अगर रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट आ रहा है तो वो कौन सा आयन के कारण आ रहा है, Fe3+। तो ऐसे करके टोटल कितना ठो कैटायन और उसका प्रेसिपिटेट का आपका नाम याद रखना है, टोटल है 7 है। तो उसमें से 1, 2, 3, 4 हम ऑलरेडी बता दिए हैं, और 3 बताना है, मतलब 3 कैटायन और उसका रेस्पेक्टिव प्रेसिपिटेट का कलर आपको याद रखना है, क्योंकि प्रेसिपिटेट का कलर से ही आप कैटायन को आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो देखो उसी तरह से अगर आपको कॉपर को आइडेंटिफाई करने देगा, कॉपर आयन को, तो वो सॉल्ट को किससे रिएक्ट किया जाएगा, NaOH के साथ, और यहाँ पे प्रोडक्ट में बनेगा कॉपर हाइड्रोक्साइड जो कि एक प्रेसिपिटेट है, और साथ में बनेगा Na2SO4 सोडियम सल्फेट। तो ये प्रेसिपिटेट है, और इसके कारण सॉल्यूशन का कलर कैसा हो जाएगा, सॉल्यूशन का कलर हो जाएगा पेल ब्लू। और आप लोगों को पता है ना प्रेसिपिटेट क्या होता है, प्रेसिपिटेट वो चीज़ होता है जो पानी में सॉल्युबल नहीं होता है। तो ये कभी भी पानी में सॉल्युबल नहीं होगा। ये तो पहले स्टार्टिंग में क्या रहेगा पता है, स्टार्टिंग में ये सस्पेंडेड पार्टिकल के जैसा रहेगा, मतलब पूरा तैरते रहेगा, और बाद में नीचे में जब धीरे धीरे क्या होगा, नीचे जाके बैठ जाएगा। तो इस अगर प्रेसिपिटेट का कलर पेल ब्लू आता है, मतलब उसके उस सॉल्ट के अंदर कौन सा कैटायन है, Cu2+। जिंक वाला के लिए भी अगर आप NaOH से रिएक्ट करते हो तो यहाँ पे बन जाएगा आपका जिंक हाइड्रोक्साइड जो कि एक प्रेसिपिटेट है। मतलब आपको याद रखना भी आसान है, क्योंकि यहाँ पे जो भी प्रेसिपिटेट बनेगा वो हाइड्रोक्साइड ही बनेगा। और यहाँ पे सॉल्ट में बन जाएगा आपका सोडियम Na2SO4। अब ये जो जिंक हाइड्रोक्साइड होता है इसके कारण सॉल्यूशन का कलर हो जाता है
जेलाटिनस वाइट, जेलाटिनस वाइट। तो अगर बोलेगा कि प्रेसिपिटेट का कलर जेलाटिनस वाइट है तो वो किसके कारण है? Zn2+ के कारण। और लास्ट वाला है लीड। तो लीड वाला सॉल्ट को अगर आप NaOH के साथ रिएक्ट करते हो PbOH2 तो ये बन जाएगा PbOH2 प्लस NaNO3। NaNO3। तो ये प्रेसिपिटेट जो है इसका कलर होता है चॉकी वाइट। तो चॉकी वाइट कलर जो है वो किस कैटायन के कारण है? लीड Pb2+ के कारण है। लेकिन मैं यहाँ पे कुछ स्पेशल केस बताने जा रहा हूँ। जो स्पेशल केस किसके लिए लागू होता है? NaOH केस में। NaOH केस में जिंक के लिए और लीड के लिए एक स्पेशल केस लागू होता है, बाकी के लिए लागू नहीं होता है। वो स्पेशल केस क्या है? मेरा बात ध्यान से सुनो। अभी तक हम लोग जितना कैटायन पढ़े, चाहे वो कैल्शियम आयन हो, मैग्नीशियम आयन हो, फेरस आयन हो, फेरिक आयन हो या कॉपर आयन हो, इन सभी आयन का केस में, इन सभी आयन के केस में अगर आप NaOH का क्वांटिटी को क्या करते हो? बढ़ा देते हो। मतलब यहाँ पे NaOH जितना लिए हो ना, उससे ज़्यादा NaOH डाल देते हो। मान लो इससे रिएक्ट करने के लिए, एक कॉपर सल्फेट मॉलिक्यूल से रिएक्ट करने के लिए एक NaOH सफिशिएंट है, लेकिन आप यहाँ पे मान लो 10 तो NaOH डाल देते हो। मतलब यहाँ पे NaOH का क्वांटिटी क्या है? बढ़ गया, एक्सेस है। तो याद रखो, कैल्शियम केस में, मैग्नीशियम केस में, आयरन केस, फेरस केस में, फेरिक केस में और कॉपर केस में NaOH का क्वांटिटी बढ़ाने से भी प्रेसिपिटेट का कलर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा है? मतलब जो प्रेसिपिटेट का कलर था वही रहेगा, प्लस प्रेसिपिटेट ही रहेगा। मतलब वो सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं होगा। लेकिन अगर आप जिंक वाला केस में NaOH का क्वांटिटी को क्या ले लेते हो? एक्सेस। या अगर आप लीड वाला केस में NaOH का क्वांटिटी को ले लेते हो एक्सेस। ये जो सिचुएशन है ना, ये जो हमारा आंसर आया है, ये आंसर तब आया जब NaOH एक्सेस नहीं था। और ये भी आंसर तब आया जब NaOH एक्सेस नहीं था। तो आपको एग्जाम में ऐसा सवाल भी पूछ सकता है कि एक कैटायन को आइडेंटिफाई करो जिसका सॉल्ट को जब NaOH से रिएक्ट किया गया तो उसका कलर आया जेलाटिनस वाइट। तो आप लिख दिए कि उस कैटायन का नाम है Zn2+। अब आपसे आगे पूछ देगा, अगर मैं NaOH को ज़्यादा ले लेता तो क्या इस सॉल्यूशन का कलर में कोई फर्क पड़ता? तो आपको याद रखना, जिंक और लीड केस में ही है। किसके साथ रिएक्शन के दौरान? NaOH। क्योंकि NH4OH में जो बताएंगे उसमें भी केस आएगा। तो क्या होता है वो मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। तो यस, आप लिखोगे कलर चेंज होगा। होता क्या है देखो, जब आप ये NaOH एक्सेस ले लेते हो तो ये जो प्रेसिपिटेट है ना ZnOH2, ये एक्सेस, क्योंकि ये एक्सेस है ना, एक्सेस है मतलब इस रिएक्शन के बाद भी ये बच जाएगा। तो कोई चीज़ अगर ज़्यादा क्वांटिटी में है तो इस रिएक्शन होने के बाद भी ये बच जाएगा। ये जो NaOH बच जाएगा वो क्या करेगा? फर्दर इस प्रेसिपिटेट के साथ रिएक्शन कर लेगा। और प्रेसिपिटेट के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा पता है? ये दिमाग में रखो, सॉल्ट बनाएगा और वाटर बनाएगा। क्या बनाएगा? सॉल्ट एंड वाटर। तो एक प्रोडक्ट तो कंफर्म हो गया कि वाटर बनेगा और दूसरा प्रोडक्ट बनेगा सॉल्ट। अब सॉल्ट क्या बनेगा उसको मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो। अगर यहाँ पे जिंक रहा तो सोडियम जिंकेट बनेगा। अगर यहाँ पे अल्युमिनियम रहा तो सोडियम अल्यूमिनेट बनेगा। और यहाँ पे अगर लीड रहा तो सोडियम प्लम्बाइट बनेगा। यही तीन ही केस है, इससे बियॉन्ड आपको नहीं देगा। जिंक रहेगा तो जिंकेट, अल्यूमिनियम रहा तो अल्यूमिनेट और लीड रहा तो प्लम्बाइट। इसलिए आप लोग ना इसका फॉर्मूला याद रखना। जिंकेट का फॉर्मूला क्या होगा? Zn2+। प्लम्बाइट का फॉर्मूला क्या होता है? PbO2+। और अल्यूमिनेट का फॉर्मूला क्या होता है? AlO3-। O3 होता है या O2 होता है? O3 होता है। ये चीज़ आपको समझ में आ रहा है? तो देखो
सोडियम है यहाँ पे और यहाँ जिंक है ना, तो सोडियम और जिंक होने से कौन सा जिंकेट बनेगा? तो सोडियम और जिंकेट मिलकर बन जाएगा सोडियम जिंकेट। मतलब सोडियम का Na+ और इसका ZnO2 2- मिलकर क्या बन जाएगा? Na2ZnO2 बनेगा। अब क्योंकि देखो यहाँ पे सॉल्ट बन गया और सॉल्ट क्या होता है? पानी में डिजॉल्व होता है। तो जैसे ही अगर आप एक्सेस NaOH लोगे तो ये जो ZnOH2 है ना, वो NaOH के साथ रिएक्ट करके ये बना देगा प्रोडक्ट में। मतलब प्रोडक्ट में आपको ये नहीं मिलेगा, बल्कि क्या मिलेगा? ये मिलेगा। और ये जैसे ही मिलेगा तो क्योंकि ये प्रेसिपिटेट नहीं है, तो ये पानी में डिजॉल्व हो जाएगा। हाँ। और डिजॉल्व जैसे ही होगा तो पानी का कलर क्या हो जाएगा? कलरलेस हो जाएगा। और ये जो चीज़ है ना, ये पानी में क्या होगा? घुल जाएगा, इसलिए सॉल्युबल। तो अगर आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि एक सॉल्ट को जब NaOH से रिएक्ट किया गया तो उसका जो प्रेसिपिटेट बना उसका कलर था जेलेटिनस वाइट, तो वो किस कैटायन के कारण था? जिंक के कारण। फिर बोलता अगर मैं NaOH को ज़्यादा ले लेता तो क्या होता? तो आप बोलते कि वो कलर चेंज हो जाता, मतलब सॉल्यूशन का कलर क्या हो जाता? कलरलेस हो जाता, और जो भी प्रेसिपिटेट रहता वो पानी में घुल जाता। तो मैं क्या बताना चाहता हूँ कि समझ में सेम चीज़ यहाँ पे भी देख लो। ये यहाँ पे क्या बना है? Pb। तो यहाँ पे प्रेसिपिटेट का कलर क्या है? चॉकी वाइट। लेकिन जब अगर आप NaOH को एक्सेस ले लोगे तो यहाँ पे बन जाएगा सोडियम, वाटर तो बनेगा ही, सोडियम प्लम्बाइड Na2PbO2 Na+ और ये PbO2 का 2 इधर, ये समझ रहे हो ना कैसे बन रहा है? Na+ और PbO2 2- 2 इधर आ जा रहा है, 1 इधर आ जा रहा है। Na2PbO2। तो यहाँ पे अगेन सॉल्ट बन जा रहा है, फिर से ये सॉल्युबल हो जाएगा। जैसे सॉल्युबल होगा तो हो जाएगा कलरलेस और सॉल्युबल हो जाएगा। तो ये जो दो स्पेशल केस है वो किसके लिए है? सिर्फ जिंक और लंबाइट के, मतलब लीड के लिए है और जिंक के लिए है। किसके साथ रिएक्शन करने के दौरान? एक्सेस NaOH। तो इसमें कोई आपको कंफ्यूजन है? तो अगर आप लेकिन बाकी जितने भी कैटाइन मैं आपको बताया उसमें अगर आप NaOH का क्वांटिटी को बढ़ा भी देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जो प्रेसिपिटेट है वही रहता। तो देखो सेम कैटाइन को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको मतलब NH4OH के साथ रिएक्ट करके भी दे सकता है, और जो प्रेसिपिटेट बनेगा उसका कलर भी वही सेम ही होगा जो NaOH के साथ रिएक्ट करने से हम लोग को मिला था। तो बस देखो टॉपिक थोड़ा चेंज क्या हो गया है, यहाँ पे भी वही टॉपिक है कि आपको कैटाइन को आइडेंटिफाई करना है। किसका कैटाइन को आइडेंटिफाई करना है? सॉल्ट का कैटाइन को आइडेंटिफाई करना है। कैसे आइडेंटिफाई करना है? सॉल्ट को रिएक्ट करना है, वहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग NH4OH मतलब एमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे। और यहाँ पे भी आपको क्या चीज़ के हिसाब से आइडेंटिफाई करना है? प्रेसिपिटेट का कलर के हिसाब से। और यहाँ पे भी जो प्रेसिपिटेट बनेगा वही सेम बनेगा, लेकिन बस फर्क यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जो कैल्शियम आयन है ना, तो कैल्शियम आयन का जो सॉल्ट होता है वो NH4OH के साथ रिएक्ट नहीं करता है, मतलब यहाँ पे कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं बनता, मतलब ये रिएक्शन होता ही नहीं है। क्योंकि NH4OH जो है ना वो एक वीक अल्काली है। वीक अल्काली वो होता है जो वाटर में कम्प्लीटली सॉल्युबल या वाटर में डालने से कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होता, पार्शियली डिसोसिएट होता है। तो जो कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा वो OH- आयन जो है ना वो पानी में क्या प्रोड्यूस करेगा? कम प्रोड्यूस करेगा। और ये जितना OH- आयन प्रोड्यूस करता है वाटर में डालने के बाद, वो कैल्शियम को प्रेसिपिटेट बनाने के लिए कैपेबल नहीं है, पर बाकी सबको प्रेसिपिटेट बना सकता है। तो वही चीज़ हम यहाँ पे लिखें कि NH4OH इज ए वीक अल्काली एंड कैन नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट OH- आयन, मतलब सफिशिएंट OH- आयन किसको प्रोवाइड नहीं कर सकता? कैल्शियम को, ताकि वो प्रेसिपिटेट बन सके। तो इसलिए याद रखना कैल्शियम वाला जो भी सॉल्ट रहेगा वो NH4OH के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। अब बात करते हैं इन लोग का रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पे फटाफट करते हैं। Mg और OH मिलके हो जाएगा MgOH2 जो कि प्रेसिपिटेट हो गया, और एमोनियम आयन और क्लोरीन मिलकर बन जाएगा एमोनियम क्लोराइड।
जो कि एक सॉल्ट है। अब देखो यहाँ पे जैसे कि MgOH2 का NaOH से जब हम लोग जब हम लोग मैग्नीशियम क्लोराइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट किए थे, तो जो प्रेसिपिटेट आ रहा था Mg का, यहाँ पे भी वही प्रेसिपिटेट आएगा। तो आपको यहाँ पे उसके लिए डबल मेहनत नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे भी वही प्रेसिपिटेट का कलर आएगा। जैसे वहाँ पे डल वाइट आता था, यहाँ पे भी Mg के लिए डल वाइट ही आएगा। ये फेरस के लिए अगर देखें तो यहाँ पे फेरस का बन जाएगा फेरस हाइड्रोक्साइड, FeOH2 और बाकी ये बन जाएगा एमोनियम सल्फेट। तो यहाँ पे होल 2 हो जाएगा। तो ये क्या होता है, ये होता है NH4 प्लस, और ये होता है OH माइनस। ये टूटेगा Fe2 प्लस और SO4 2 माइनस। ये SO4 2 माइनस और NH4 प्लस टूटेगा तो NH4 होल 2 SO4 बनेगा। यहाँ पे ये हमारा प्रेसिपिटेट हो गया। और इस प्रेसिपिटेट का कलर जैसे पहला वाला केस में था NaOH केस में, तो डर्टी ग्रीन ही आएगा। फिर हमारा ये Fe3 प्लस वाला सॉल्ट, यहाँ पे भी रिएक्शन करेंगे तो यही FeOH होल 3 आएगा। यहाँ पे एमोनियम क्लोराइड आ जाएगा। ये जो प्रेसिपिटेट है जैसे पहला केस में आया था रेडिश ब्राउन, यहाँ पे भी रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट ही आएगा। मतलब सब कुछ प्रेसिपिटेट का कलर सेम ही है, बस ये है कि ये रिएक्ट नहीं करता है कैल्शियम वाला सॉल्ट। अच्छा ठीक है, इसको थोड़ा लिखे तो बाकी मैं बता दूँ। तो देखो सेम रिएक्शन जैसे NaOH के साथ कर रहे थे, यहाँ पे भी हम लोग NH4OH के साथ करेंगे और प्रेसिपिटेट का कलर भी वही आएगा। पर हम लोग वहाँ पे स्पेशल केस पढ़े थे किसके लिए, Zn2 प्लस और E2 प्लस, यहाँ पे पढ़ेंगे इन दोनों के लिए। तो यहाँ पे कॉपर और OH मिल के बन जाएगा कॉपर हाइड्रोक्साइड, और एमोनिया और एमोनियम आयन और सल्फेट मिल के बन जाएगा एमोनियम सल्फेट। ये हमारा प्रेसिपिटेट हो गया। और प्रेसिपिटेट का कलर क्या आया था, पेल ब्लू। ओके, सिमिलरली अगर जिंक वाला करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा जिंक हाइड्रोक्साइड, और यहाँ एमोनिया और सल्फेट मिलकर हो जाएगा एमोनियम सल्फेट। और यहाँ पे ये हमारा प्रेसिपिटेट हो गया। और जिंक हाइड्रोक्साइड का वहाँ पे कलर क्या आया था, जेलाटिनियस वाइट। यहाँ पे भी जेलाटिनियस वाइट ही आएगा। लेकिन ये चीज़ समझ लो, ये हम लोग कौन सा केस ले रहे हैं, जब यहाँ पे एमोनियम हाइड्रोक्साइड जितना क्वांटिटी में होना चाहिए उतना ही है, एक्सेस नहीं है। और जब हम लोग ये वाला करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा ये लीड हाइड्रोक्साइड प्लस एमोनियम नाइट्रेट। और यहाँ पे लीड हाइड्रोक्साइड का कलर क्या आया था, चौकी 1। तो देखो अभी तक हम जितना भी कैटायन बताए हैं उसमें अगर आप NH4OH को एक्सेस ले लो, अगर आप NH4OH को जितना लेना चाहिए उतना ही लो, तो जो प्रेसिपिटेट बन रहा है वही बनेगा। लेकिन अगर आप NH4OH को एक्सेस लेते हर केस में, तो एक्सेस का जो असर है ना वो सिर्फ किसके ऊपर दिखता है, कॉपर और जिंक के ऊपर, बाकी के ऊपर कोई फर्क नहीं। मतलब अगर मैं यहाँ पे NH4OH एक्सेस भी ले लूँ तो यहाँ पे फिर भी प्रेसिपिटेट का कलर क्या आएगा, चौकी वाइट। और ये प्रेसिपिटेट जो है पानी में डिजॉल्व नहीं होगा। आपको एग्जाम में ऐसे कंफ्यूज भी कर सकता है। एग्जाम में कंफ्यूज कैसे करेगा, बोल देगा कि एक सॉल्ट है जिसका प्रेसिपिटेट का कलर है चौकी वाइट, तो उस सॉल्ट में जो कैटायन है उसको आइडेंटिफाई करो। तो आप आइडेंटिफाई कर लोगे लीड 2 Pb2+। फिर आपको जानबूझकर कंफ्यूज करने के लिए चेक करेगा कि आपको कितना नॉलेज है। बोलेगा अगर मैं वहाँ पे NH4OH का क्वांटिटी को एक्सेस कर दूँ तो क्या होगा। तो अगर आप बोल दोगे गलती से कि वो कलरलेस हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा, तो ख़त्म हो जाएगा खेल, क्योंकि वो दो चीज़ सिर्फ यहीं पे अप्लाई होता है। और NaOH से अगर रिएक्ट करते हैं तो किस में अप्लाई होता है, इन दोनों में। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, अगर आप इसको एक्सेस ले लेते हो, इसको एमोनियम हाइड्रोक्साइड को, तो वो इस प्रेसिपिटेट के साथ रिएक्ट करेगा। ओके, वो इसके साथ रिएक्ट करेगा क्योंकि NH4OH एक्सेस क्वांटिटी में। और यहाँ पे क्या बनेगा, ये आपको पहले से पता है, यहाँ पे बनेगा सॉल्ट और वाटर। तो H2O बनना तो कंफर्म है, और यहाँ सॉल्ट बनेगा।
अब देखो सॉल्ट क्या बनेगा, ध्यान से देखो, बहुत इजी है। सॉल्ट जो भी बनेगा उसको याद रखना बहुत इजी है। यहाँ पे क्या है बताओ, कॉपर है ना, पर और यहाँ पे क्या है, हाइड्रोक्साइड है ना। तो आप पहले ना कॉपर, उसको देखो, आपको यहाँ पे कॉपर हाइड्रोक्साइड दिख रहा है ना, तो जो कॉपर हाइड्रोक्साइड है उसी को लिख लो पहले। यहाँ कॉपर लिख लो और यहाँ पे दूर में लिख लो OH हाइड्रोक्साइड। NH4 बीच में डाल। समझ में आया। और ये जो NH4 है ना, यहाँ पे NH4 के मतलब NH4 है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको ना एमोनिया डालना है। NH3 क्या डालना है, NH3 डालना है। कितना ठो डालना है, 4 ठो। तो यहाँ पे हो जाएगा NH3 होल 4 और ब्रैकेट के बाहर रहेगा 4। तो ये मेरा हो गया, इस चीज का नाम है, इस चीज का नाम है टेट्राएमीन कॉपर हाइड्रोक्साइड। सॉल्ट का नाम क्या है, टेट्राएमीन कॉपर हाइड्रोक्साइड। और ये सॉल्ट बनाना बहुत आसान है, देखो इसी को लिख लिए और यहाँ 4 पे एमोनिया को डाल दी। देखना सेम चीज यहाँ पे भी होगा, वही सेम नाटक। और ये जो सॉल्ट बनेगा ना, इसके कारण ये क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन जो होगा ये सॉल्युबल हो जाएगा। लेकिन हम लोग जब NaOH से रिएक्ट किए थे इसको और इसको, तो सॉल्यूशन क्या हो गया था, कलरलेस हो गया था। लेकिन कॉपर केस में कलरलेस नहीं होगा, डीप ब्लू हो जाएगा। तो ये याद रखना, पहले क्या था, पेल ब्लू, यहाँ पे सॉल्युबल होने के बाद हो जाएगा डीप ब्लू, या इसको इंकी ब्लू भी बोला जाता है। हाँ, पूरा सॉल्यूशन का कलर ही डीप ब्लू या इंकी ब्लू आप लिख सकते हैं। तो अगर यहाँ पे NH4OH को आप एक्सेस लोगे तो ये NH4OH इसके साथ रिएक्ट करके एक ऐसा सॉल्यूशन बनाएगा जिसका कलर पेल ब्लू से चेंज होकर क्या हो जाएगा, डीप ब्लू। ये वाला कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर ये एक्सेस रहता NH4OH तो ये ZnOH होल 2 के साथ रिएक्ट करता। और यहाँ पे भी आपको पहले से पता है क्या क्या बनने वाला है, सॉल्ट और वाटर। तो पहले तो वाटर लिख लेते हैं। और यहाँ पे सॉल्ट क्या बनेगा, बहुत इजी है, देख लो यहाँ पे ZnOH2 है ना, इसी को आपको लिख लेना है Zn, और यहाँ दूर में लिख लेना है OH2, और बीच में ना 4 तो एमोनिया ठूस देना है। तो यहाँ पे NH3 और बाहर में लिख देना 4, और इसको एक ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में रख लेना है। तो इसका नाम हो गया टेट्राएमीन जिंक हाइड्रोक्साइड। तो OH2 अंदर में रहेगा। हाँ सर वो जिंक वाला में OH2 अंदर में रहेगा। नहीं OH2 अंदर नहीं रहेगा, देखो बाहर है। आप लिखे हैं सर OH2 होल 2। अच्छा सॉरी, हाँ ये मेरे से गलती हुआ। एक्चुअली इसको मेरे को ऐसे लिखना चाहिए, OH होल 2। पहले भी क्वार्टर। हाँ यस सर। तो अभी ये जो सॉल्ट बना, इस सॉल्ट के कारण ये सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा, प्लस कलरलेस हो जाएगा। तो अगर आप जिंक वाला सॉल्ट को एक्सेस NH4OH के साथ रिएक्ट करोगे तो जेलेटिनस वाइट कलर हट जाएगा और पूरा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। और जो सॉल्ट बन रहा है उसका नाम क्या है, टेट्राएमीन जिंक हाइड्रोक्साइड। और यहाँ पे जो बन रहा है उसका नाम क्या है, टेट्राएमीन कॉपर हाइड्रोक्साइड। तो कहीं साइड में होगा तो लिख भी लो लिख लियो। कि वो टेट्राएमीन करके है। अरे कहीं इसका नाम लिख के वहाँ बगल में लिख दो टेट्राएमीन जिंक हाइड्रोक्साइड, और इसका लिख लो टेट्राएमीन। सर इस वाला क्वेश्चन है जिंक वाला से, तो वो तो बोलेगा कलरलेस, तो किसी का भी लिख सकते हैं ओ ना। बाबा पॉज कर। तो यहाँ पे हम लोग रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। कौन सा रिएक्शन, अल्काली और मेटल जब रिएक्ट करता है तो क्या होता है। हम लोग ऑलरेडी एक रिएक्शन पढ़े हैं, वो रिएक्शन है जब कोई मेटल एसिड से रिएक्ट करता है तो क्या होता है। तो मेटल जब भी एसिड से रिएक्ट करता है तो हमेशा क्या बनता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनता है। उसी तरह से अगर आप किसी मेटल को अल्काली से रिएक्ट करोगे, अल्काली मतलब हो गया बेस, तो उस केस में भी सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस ही बनेगा। तो इससे हम लोग को क्या पता चला कि मेटल चाहे एसिड से रिएक्ट करे या मेटल चाहे बेस से रिएक्ट करे, हर हालत में सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस ही बनेगा। तो यहाँ पे जो हम लोग अल्काली यूज़ करने वाले हैं वो या तो NaOH यूज़ करेंगे या KOH यूज़ करेंगे। तो मैं इसीलिए 2-2 करके लिया हूँ, हर चीज़ को 2-2 बार लिया हूँ। क्यों, ताकि मैं आपको NaOH वाला भी दिखा सकूँ और KOH वाला भी। तो यहाँ पे मैं NaOH यूज़ कर ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं KOH यूज़ कर ले रहा हूँ, यहाँ पे NaOH और यहाँ पे KOH, यहाँ पे NaOH और यहाँ पे KOH।
अगर आप एसिड बेस एंड सॉल्ट पढ़े हो तो उसमें मैं जब आप लोग एसिड बेस एंड सॉल्ट पढ़ा रहा था तो मैं आप लोग को ऑलरेडी बताया था कि सबसे स्ट्रॉन्ग अल्काली क्या होता है, NaOH और KOH होता है, बाकी सब वीक होते हैं। तो अभी देखो इसका रिएक्शन होगा तो क्या होगा, तो हम लोग को ऑलरेडी एक प्रोडक्ट पहले से ही पता है। वो एक प्रोडक्ट क्या है, H2 गैस, जो कि हर केस में बनेगा। तो मैं इसको पहले लिख दे रहा हूँ, हर केस में H2 गैस तो बनना ही है, इसको लिख दिए। बाकी हमारा यहाँ पे क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। तो अभी देखो ये सॉल्ट कैसा बनेगा, ध्यान से सुनो। ये हाइड्रोजन जो था वो तो हाइड्रोजन गैस बन गया, बचा क्या क्या, सोडियम, ऑक्सीजन और जिंक। समझ में आया ना। तो याद रखना, अगर जिंक रहेगा, देखो ये जो जिंक है ना वो सोडियम को डिस्प्लेस तो नहीं कर सकता, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक जो है वो सोडियम से नीचे आता है। ये देखो जिंक जो है वो सोडियम से नीचे आता है, मतलब जिंक तो सोडियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। यहीं अगर सोडियम रहता और यहाँ जिंक रहता तो क्या होता, डिस्प्लेस कर देता है, मतलब ये सोडियम आगे यहाँ जुड़ जाता है और जिंक अलग हो जाता है। तो इससे ये पता चल रहा है क्योंकि ये रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आ रहा है तो ये जिंक को सोडियम को हटा नहीं सकता। तो अब होगा क्या, यहाँ बनना है सॉल्ट। कैसा सॉल्ट बनेगा, ध्यान से देखो, बहुत ईजी है। आपको कुछ चीज़ याद रखना है कि अगर यहाँ पे जिंक रहा तो ये जिंक जो है वो क्या बन जाएगा, जिंकेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ZnO3 माइनस जिंकेट बन जाएगा। तो जिंकेट क्या होता है, ZnO2 2 माइनस। उसी तरह से अगर यहाँ पे लीड रहा तो लीड बन जाएगा प्लम्बाइट, PbO2 2 माइनस। ये जिंक और ऑक्सीजन मिलकर बन जाएगा जिंकेट। और ये जिंकेट फर्दर किससे जुड़ेगा, इससे जुड़ेगा, ये Na से जुड़ेगा। तो Na कौन सा स्टेट में रहेगा, Na प्लस। उसी तरह से पोटासियम कौन सा स्टेट में रहेगा, K प्लस। अगर यहाँ पे अल्युमिनियम है तो ये बन जाएगा अल्यूमिनेट, AlO2 माइनस। और आपको इससे बियॉन्ड पूछेगा भी नहीं, इन तीनों एलिमेंट के अलावा आपको कोई एलिमेंट नहीं पूछेगा, समझे। एनालिटिकल केमिस्ट्री में आपको ये 3 एलिमेंट के बारे में ही पढ़ना है। और क्यों पढ़ना है इसके बारे में आपको आगे पता चलेगा। तो जिंक रहेगा तो जिंकेट बनेगा, लीड रहेगा तो प्लम्बाइट बनेगा, और अल्युमिनियम रहा तो अल्यूमिनेट बनेगा। तो देखो ये Na+ जो है वो जिंकेट के साथ जुड़ेगा, तो इसका 1 इधर आएगा और इसका 2 इधर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, मतलब क्रिस क्रॉस मेथड से दोनों रिएक्ट करेगा। क्या बन जाएगा यहाँ पे, Na2ZnO2, ये हमारा सॉल्ट हो गया। उसी तरह से यहाँ पे पोटासियम के साथ अगर रहता तो क्या बनता, K2ZnO2। अरे क्रिस क्रॉस समझ रहे हो कि नहीं। ये Na+ है, 1 इधर आएगा 2 इधर आएगा, 2 इसको मिल जाएगा 1 इसको, तो Na2ZnO2। अरे कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं। उसी तरह से यहाँ पे क्या बन जाएगा, प्लम्बाइट, तो Na2PbO2, यहाँ पे K2PbO2। यहाँ पे अल्युमिनियम है तो अल्यूमिनेट बन जाएगा NaAlO2। तो यहाँ पे कोई 2 नहीं आया क्योंकि अल्यूमिनेट में पावर माइनस होता है, यहाँ 2 माइनस होता है। यहाँ पे बन जाएगा KAlO2। तो जब भी कोई मेटल अल्काली से रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा। और आपको इस टाइप का रिएक्शन जब भी देगा तो या तो आपको यहाँ पे जिंक देगा या लीड देगा या एल्युमिनियम देगा, इससे बियॉन्ड नहीं देगा आगे। कुछ आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, पॉज कर लीजिए। तो देखो एम्फोटेरिक ऑक्साइड या एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड, ये दोनों ही सब्सटेंस, मतलब चाहे वो मेटल एम्फोटेरिक ऑक्साइड हो या एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड हो, इनको एम्फोटेरिक क्यों बोला जाता है। एम्फोटेरिक वो सब्सटेंस होते हैं जो कि एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकता है और बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। मतलब उनका नेचर बेस के साथ रिएक्ट करने टाइम एसिडिक होता है और एसिड के साथ रिएक्ट करने टाइम बेसिक होता है। मतलब वो एसिड से भी रिएक्ट कर सकता है और अल्काली से भी रिएक्ट कर सकता है, मतलब एसिड से भी रिएक्ट कर सकता है और अल्काली मतलब बेस से भी रिएक्ट कर सकता है। और रिएक्ट करके क्या बनाएगा, सॉल्ट और वाटर। तो सारे मेटल ऑक्साइड या सारे मेटल हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक नहीं होते हैं। यहाँ पे कुछ एम्फोटेरिक लिखा हुआ है, तो ये लोग ही होते हैं। क्या क्या होता है, जिंक ऑक्साइड और जिंक हाइड्रोक्साइड, लीड ऑक्साइड और लीड हाइड्रोक्साइड, अल्युमिनियम ऑक्साइड और अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये यही जिंक, लीड और अल्युमिनियम का ही जो ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड होता है उसी को क्या बोलते हैं,
एम्फोटरिक नेचर के होते हैं, मतलब वो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं और बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं और बनाएंगे क्या, सॉल्ट और वाटर। तो इस तरह के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड को एम्फोटरिक बोलते हैं, जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर सकते हैं। ओके, तो अभी हम लोग अभी भी पढ़े हैं कि एम्फोटरिक ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड वो होता है जो कि एसिड से भी रिएक्ट कर सकता है और बेस से भी, बेस मतलब अल्काली से भी रिएक्ट। तो यहाँ पे हम लोग अल्काली के तौर पे या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे या पोटासियम हाइड्रोक्साइड लेंगे। तो मैं यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड वाला दिखा रहा हूँ। अरे अगर पोटासियम हाइड्रोक्साइड होगा ना तो बस सोडियम की जगह क्या आ जाएगा, पोटासियम आ जाएगा। और ये दोनों जब भी रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर। तो एक प्रोडक्ट तो कंफर्म है कि वाटर बनेगा, अगर यहाँ पे एसिड भी रहता तब भी वाटर ही बनता। और दूसरा प्रोडक्ट बनेगा सॉल्ट, और सॉल्ट क्या बनेगा वो भी आपको पहले से ही पता है क्योंकि अभी हम बताए थे कि अगर जिंक रहेगा तो जिंकेट बनेगा, प्लम्बाइट, और लीड रहेगा तो प्लम्बाइट बनेगा, और अल्युमिनियम रहेगा तो अल्यूमिनेट बनेगा। तो फटाफट बस जोड़ना है ये Na+, सोडियम क्योंकि Na+ होता है। अगर चलो मैं यहाँ पे पोटासियम हाइड्रोक्साइड लेता तो बस Na+ की जगह कौन आ जाता, K+, बस वही आता। तो इसलिए आप यहाँ पे दोनों में से कुछ भी, या हो सकता है एग्जाम में आपको ये रिएक्शन देते बोले इसको कंप्लीट करना है, तो सोडियम जिंकेट बनेगा, सोडियम जिंकेट। तो यहाँ बनेगा वही सोडियम जिंकेट, मतलब एक तो ऑक्साइड वाला दिखा दिया, एक तो हाइड्रोक्साइड वाला। पोटासियम रहता तो यहाँ पे पोटासियम हाइड्रोक्साइड लिखते, ये हो जाएगा सोडियम प्लम्बाइट, सोडियम प्लम्बाइट। तो वहाँ पे OH2 लग जाएगा तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, वही निकलेगा। कहाँ पे, तो यहाँ पे ZnOH2 है ना इसलिए। हाँ उससे कुछ नहीं। यहाँ पे सोडियम अल्यूमिनेट, सोडियम अल्यूमिनेट। तो ये रिएक्शन आपको समझ में आ रहा है। एम्फोटरिक ऑक्साइड अल्काली से रिएक्ट करेगी, क्या बना रहा है, सॉल्ट और वाटर। जिंक वाला जिंक से रिएक्ट करेगा तो जिंकेट, लीड से प्लम्बाइट और अल्यूमिनियम से अल्यूमिनेट। पॉज कर देता है।